अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी फ़र्स्ट ईयर का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है आज बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस। तो स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी जो है वो दरअसल क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे हमने बात की कि हमने बात करनी है लाइफ के मुतल्लिक। तो बेसिकली जो बायोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड्स हैं, उनका कम्बिनेशन है। एक हमारे पास आ जाता है बायोस, जिसका मतलब लाइफ होता है, और दूसरा हमारे पास है लॉगोस, जिसका मतलब है रीजनिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस लिहाज से देखें तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि हमने लाइफ के मुतल्लिक रीजनिंग करनी है। सो कलेक्टिवली हम कह सकते हैं बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग जो है वो बनेगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब सवाल ये आया कि लाइफ है क्या। अगर हम लाइफ को देखें तो लाइफ दरअसल क्या है, सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलहदा करता है। यानी वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम पता चला सकें कि लिविंग थिंग जो है वो कौन सी है और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कौन सी हैं। तो आए हम देखते हैं ये करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पे अगर हम देखें ये लिविंग बॉडी के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर फर्स्ट पे हमारे पास दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्लेक्स एंटिटीज़। हमें यहाँ से पता चला कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं और वो क्या हैं, कम्प्लेक्स एंटिटीज़ हैं। नंबर टू पे अगर हम देखें, लिविंग थिंग्स जो हैं वो कंपोज्ड ऑफ हैं वन और मोर सेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हो अमीबा, पैरामेशियम वगैरह, तो आप देखते हो जस्ट वन सेल पे वो मुश्तमिल हैं। जबकि अगर हम देखें हायर एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, तो वो सारे क्या हैं, मोर देन वन सेल्स पे मुश्तमिल हैं। सो दैट इज़ वाई हम फिर उन्हें नाम क्या देंगे, मल्टी सेलुलर। सो हमें ये पता चला कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। जबकि अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनका एज सच इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है, उनके पास सेल है ही नहीं। नंबर थ्री पे अगर हम देखें तो लिविंग थिंग्स के पास जेनेटिक प्रोग्राम है ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स। लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर उनका जेनेटिक प्रोग्राम जो है वो मौजूद होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के पास इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। चौथे करैक्टर पे अगर हम आएँ तो वो कहता है लिविंग थिंग्स जो हैं एक्वायर कर सकती हैं एंड यूज़ एनर्जी हासिल कर सकती हैं और एनर्जी को इस्तेमाल कर सकती हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल ये आया कि एनर्जी कैसे हासिल करनी है और कैसे यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं प्लांट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेती हैं, फिर उसको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं। और जब इन रिटर्न उन्हीं प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं तो डेफिनेटली उनके पास एनर्जी जो है वो चली जाती है, सम ऑफ द एनर्जी, और एनिमल उसी एनर्जी को एज ए हीट एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, साउंड एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से करैक्टर नंबर 5 है हमारे पास। ये ऑब्वियस है एज़ कंपेयर टू अदर करैक्टर। लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या करती हैं, ग्रो इन साइज़ में ग्रो कर जाती हैं, जबकि अगर हम देखें नॉन लिविंग थिंग्स तो वो साइज़ में ग्रो नहीं करते। इसी तरीके से हमारे पास लिविंग थिंग्स का करैक्टर नंबर 6 है, जो हमें ये कहता है दे मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स के बाहर के माहौल में चेंजिंग आती रहें, इसके बावजूद लिविंग थिंग्स अपने
बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पे बाहर टेम्परेचर आप देखते हैं गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड या इवन मोर भी हो जाता है, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही रहता है अप टू 38, जिसे हम आम तौर पे 37 डिक्लेयर कर देते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिविंग थिंग्स अपने बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करती। वो जैसे मर्ज़ी पड़ी रहें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास चेयर पड़ी है बाहर, तो टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना। नंबर 7 पे अगर हम करैक्टर देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है लिविंग थिंग्स कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरियस केमिकल रिएक्शंस। लिविंग थिंग्स जो हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं और उनके अंदर ये हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वो बाकायदा कंट्रोल वे से हो रहा होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम देखें ओवरऑल रेस्पिरेशन प्रोसेस है, तमाम ऑर्गेनिज्म में ये चल रहा है और कंट्रोल्ड वे से चल रहा है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में अगर हम देखें तो उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन इस तरीके से नहीं हो रहे होते। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 8वां करैक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास क्या है, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपनी औलाद पैदा करते हैं अपने ही जैसी, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करते। तो स्टूडेंट्स करैक्टर 9th अगर हम देखें तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स अपने माहौल में होने वाली तब्दीली के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड देती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं, ख़ुद को ही देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हम लोग साए को ढूंढने की कोशिश करते हैं, या मैक्सिमम क्या करते हैं, पानी पिएं ताकि बॉडी की टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे। हम लोग तो क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग गर्मी में पड़ी है तो वो उठ के आगे नहीं चली जाएगी। इसका मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड नहीं करती, बल्कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्ड करती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो 9 करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिस चीज़ के पास ये 9 करैक्टरिस्टिक होंगे हम उसे डिक्लेयर करेंगे कि वो लिविंग थिंग है, जबकि नॉन लिविंग थिंग के पास ये करैक्टरिस्टिक्स नहीं होते। स्टूडेंट्स बायोलॉजी जिस तरीके से दूसरी ब्रांचेस में इल्म का इजाफ़ा होता गया, इंफॉर्मेशन का इजाफ़ा होता गया, इसी तरीके से बायोलॉजी में भी जैसे जैसे तहकीक होती गई, बायोलॉजी को मज़ीद शाखों में डिवाइड किया गया। कुछ हमारी बुक में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं, कुछ का जस्ट उसने 1 वर्ड और 2 वर्ड में इंट्रो दिया है, तो हम लोग इंट्रो वाली ब्रांचेस को भी डिस्कस करते हैं और जिनकी डिटेल है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास जो जस्ट 1 और 2 वर्ड में एक्सप्लेनेशन है, उन ब्रांचेस की हम बात करते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी इसे नाम देते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म का रिलेशन देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। इसी तरीके से सेकंड वन है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम देखते हैं डेवलपमेंट, एम्ब्रियो से लेके अडल्ट बनने तक जो भी चेंजेस हैं वो हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। और ये जो एम्ब्रियो से लेके अडल्ट तक जो भी चेंजेस हैं, जो भी स्टडी है, ये सारा प्रोसेस जो है वो दरअसल क्या होगा, डेवलपमेंट। यानी कहाँ से, एम्ब्रियो से लेकर अडल्ट तक, ये सारा जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट की स्टडी जो है वो क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोलॉजी। और दैट इज़ वाई हम एम्ब्रियोलॉजी का दूसरा नाम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का भी देते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड वन है फिजियोलॉजी। इसमें हम बात करते हैं फंक्शंस की। किसके फंक्शंस, ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के
फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट है तो उसने पंपिंग ऑफ ब्लड करना है, लंग्स है तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। फोर्थ वन देखें तो मॉर्फोलॉजी है। एज इट क्लियर फ्रॉम द पार्ट मॉर्फ, मॉर्फ मीन फॉर्म और शेप। सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म की फॉर्म्स और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो मॉर्फोलॉजी है ये आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, कैटेगराइज की गई है। एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और सेकंड वन है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को आप दूसरा नाम देते हैं एनाटॉमी का। अगर तो हम किसी भी जानदार की एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे तो फिर हम उसे नाम देंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और अगर हम इंटरनल फीचर्स की बात करें तो हम उसे नाम देंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किडनी की स्टडी करना चाह रहे हैं तो किडनी को अगर आप सतही तौर पे देखते हैं, उसकी आप कलर देखें, उसकी लेंथ है, विड्थ है, तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आएगा। और अगर आप किडनी को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके देखें तो उसके अंदर मेड्यूला है, पिरामिड्स हैं, कॉर्टेक्स है, तो वो किस में आएगा, इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आएगा। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आ गया कलर, वेट, लेंथ, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी में कॉर्टेक्स को सी करना, मेड्यूला, इस तरह की चीज़ों की स्टडी जो है वो क्या हो जाएगी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी है। इट रिलेट्स टू फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो हैं वो क्या कहलाएगी, पैलियोंटोलॉजी। और फॉसिल्स अगर पूछ लिया जाए तो क्या हैं, रिमेनिंग्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रिमेनिंग ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो प्रीवियसली किसी दौर में बरी हो गए हैं, तो ड्यू टू प्रेशर ऑफ सॉइल, ड्यू टू टेम्परेचर एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कन्वर्ट हो गए हैं फॉसिल्स में। तो फॉसिल्स की स्टडी जो है वो क्या कहलाएगी, पैलियोंटोलॉजी। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रांच में आ जाएं हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू विद माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से अगर हम टिश्यूज़ की बात करेंगे, टिश्यू की स्टडी करेंगे, तो इट विल बी नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं इर्तिका, यानी जानदारों का वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अंदर क्या चेंजिंग आई हैं, एक जानदार कैसे दूसरे जानदार में चेंज हुआ है, या कौन सा जानदार किस जानदार से किस दौर में बना है। तो इसमें हम स्टूडेंट्स बात करेंगे एंसेस्ट्रल हिस्ट्री की। इसके अलावा हमारे पास जेनेटिक्स हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी यानी विरासत की, करैक्टर जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होते हैं, इस सारे प्रोसेस की, जीन्स की स्टडी जो है वो क्या कहलाएगी, जेनेटिक्स। लास्ट वन जो कि थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जू जियोग्राफी। स्टूडेंट्स जू एनिमल से है, जियो अर्थ। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ज़मीन के किस हिस्से में कौन से जानवर मौजूद हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर। आप लोग जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म हर ही जगह पे यकसा नहीं है। मिसाल के तौर पे कैंगरू है, कीवी है, ये नेटिव हैं आम तौर पे। कैंगरू बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया और कीवी जो है वो न्यूजीलैंड में, तो हमारे यहाँ पे नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ सर्टन कंडीशन में हम लोग चिड़ियाघर में रख लेते हैं, अदरवाइज़ नेटिव नहीं हो सकते यहाँ पे। सो इसलिए ये कहा जाता है
कि ज़ू जियोग्राफी में क्या किया जाता है, हमने ये देखना है कि एनिमल दुनिया के किस हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हैं और कितने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये ब्रांचेस जो अब हम करने जा रहे हैं ये हमारी बुक में इनको एक्सप्लेन किया गया है। जो पीछे हमने पढ़ी इनमें से अक्सर ऐसी हैं जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, सच एज़ 9th। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आपने छोटी क्लासेस में बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी पढ़ा होगा, जिसमें हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हम इसको एलेबोरेट करेंगे थोड़े से डिफरेंट वे से। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसमें हम देखते हैं हमने स्टडी करनी है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल। यानी हम यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन से मॉलिक्यूल से बना है, किस तरीके से बना है, सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और ऑर्गेनेलिज कौन से माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना है। सो अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इन चीज़ों की स्टडी करेंगे तो देन इट विल बी नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेकंड वन अगर हम देखें एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये हमने अभी 1-2 मिनट पहले स्टडी की। इकोलॉजी जो है वो क्या कर रही है, हमें बता रही है ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन। थर्ड वन अगर हम देखें माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, एंड सम ऑफ द अल्गी एंड फिंजाई। ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि हम अल्गी और फिंजाई सब को माइक्रो में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर आप देखें तो मशरूम हमें नज़र आती हैं माइक्रोस्कोप के बगैर, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो माइक्रो नहीं है। इसलिए आपकी बुक में ये दिया गया है माइक्रोस्कोपिक अल्गी एंड फिंजाई, यानी अल्गी और फिंजाई वो जो माइक्रोस्कोपिक हैं उनकी स्टडी यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसी में देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर बॉडीज। इसमें हमने उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में हैं। अब सवाल ये आया फ्रेश वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं, ये याद रखना है ओशंस और सीज़ के अलावा, यानी सॉल्टी वाटर के अलावा जितनी भी बॉडीज़ हैं वाटर वाली वो सारी की सारी क्या होती हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़। और फ्रेश वाटर बॉडीज़ में फिर इंक्लूड क्या होगा, रिवर, कैनाल्स, स्ट्रीम, स्प्रिंग्स, ट्यूबवेल्स, जो भी वाटर है सॉल्टी वाटर के अलावा वो सारा क्या होगा, फ्रेश वाटर बॉडीज़। सो इसका मतलब क्या है कि हमने ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में है। इसमें प्लांट्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हो गए, वो हम सारा स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास है मैरीन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज़ एंड ओशंस। अब फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अलावा जो हमारे पास वाटर बॉडीज़ बचती हैं वो हैं ओशंस और सीज़, जिनका पानी जो है वो हाईली सॉल्टी होता है। तो सॉल्टी वाटर में हमने जो स्टडी करनी है लाइफ की, वो ऑर्गेनिज्म जो सीज़ और ओशंस में मौजूद हैं तो उनकी स्टडी जो है वो क्या कहलाएगी, मैरीन बायोलॉजी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पैरासाइटोलॉजी है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी जो है वो क्या कहलाएगी, पैरासाइटोलॉजी। और ये याद रखें पैरासाइट्स क्या हैं, वो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। शेल्टर और फूड के लिए जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं वो पैरासाइट्स हैं।
यहाँ पे ये बात याद रखनी है, मैंने यहाँ पे पैथोजेनिसिटी की बात नहीं की, बीमारी की बात नहीं की, क्योंकि अगर आप देखें तो कई ऐसे पैरासाइट्स हैं जो बीमारी नहीं फैलाते लेकिन खुराक अपनी दूसरे होस्ट से लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अस्कर्शिया कोली है, इंटेस्टाइन में है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे कई बैक्टीरिया हैं जो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, पैरासाइट हैं, खुराक ले रहे हैं, रह रहे हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रहे। सो लिहाजा हम फिर पैरासाइट्स को आमतौर पे क्या कहेंगे, वो ऑर्गेनिज़म जो दूसरे ऑर्गेनिज़म पे डिपेंड करते हैं फूड और शेल्टर के लिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी याद रखना है कि हमने पैरासाइटोलॉजी में ये देखना है, ये भी देखना है कि पैरासाइट्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में बीमारी फैलाते हैं। फिर होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप भी देखना है कि किस तरह का है, क्या वो फ्रेंडली है या वो नुकसान पहुंचा रहा है, आई मीन टू से डिजीज़ काज कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है ह्यूमन बायोलॉजी। नाम से ही जाहिर है स्टडी ऑफ ह्यूमंस हैं, सिंपल तो हमने कह दिया स्टडी ऑफ ह्यूमंस, लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी है ह्यूमन के रिलेटेड हमने हर चीज़ स्टडी करनी है। कौन सी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्टडी करेंगे, ह्यूमन की जेनेटिक्स स्टडी करेंगे, ह्यूमन की साइटोलॉजी स्टडी करेंगे, ह्यूमन की एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, टेक्सोनोमी, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच सोशल बायोलॉजी। सोशल हम कह सकते हैं समाज को, समाजी, तो हमारे पास यहाँ पे फिर क्या आया, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी हमने ये देखना है कि इंसान अपने मुआशरे में किस तरीके से रह रहा है, उसका कम्युनिटी के साथ कैसा बिहेवियर है, उसका अपने लोकेलिटी में लोगों के साथ क्या बिहेवियर है। तो हम ऐसी इस ब्रांच को नाम क्या देंगे, सोशल बायोलॉजी। अगर हम देखें तो एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, वो दरअसल इसी से है कि जिसमें हम देखते हैं कि एक इंसान जो है वो अपने रहने के लिए क्या फैसिलिटीज़ चाहता है, अपनी लोकेलिटी में लोगों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करता है। सो हम इसे नाम देंगे सोशल बायोलॉजी का। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स आप छोटी क्लासेस में भी इससे वाकिफ़ हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दरअसल क्या है, ऑर्गेनिज़म की स्टडी करनी है, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डर टू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में कि इंसुलिन हासिल की जा रही है बैक्टीरिया से, इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो हासिल किया जा रहा है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हासिल किए जा रहे हैं, एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम है, बीटा एंडोर्फिन्स हैं। इस तरह की कई बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल की जा रही हैं बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट इंडस्ट्रियल लेवल फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। सो हम इसे नाम देंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स आज के हमारे लेक्चर में हमने डिस्कस किया बायोलॉजी की डेफिनेशन और लिविंग थिंग्स के करैक्टरिस्टिक्स, एंड लास्ट वन पे हमने डिस्कस की सम ऑफ इट्स ब्रांचेस। आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।